एक विषय के तौर पे हम आपदा प्रबंधन का शुभारंभ कर रहे हैं। एक नया सब्जेक्ट आपका शुरू हो रहा है और आज ये आपका पहला सेशन है, ओवरव्यू सेशन है, जिसमें आज हम ओवरव्यू देखेंगे। सब्जेक्ट को समझने का प्रयास करेंगे कि सब्जेक्ट कितना बड़ा है ना। आज ये पहला सेशन जब भी रहता है आधारभूत सेशन रहता है ना। शुरुआत में हम आपकी पहले आधारभूत समझ विकसित करेंगे और इसके बाद फिर हम इसके डेप्थ में जाना चालू करेंगे। पहले समझने का प्रयास करेंगे कि ये सिलेबस है कितना बड़ा, कितना वास्ट है, कितना बड़ा है, कैसे पढ़ना है आपको। यदि आप देखें तो वर्तमान में सबसे ज़्यादा प्रासंगिक सत्र यही है, सबसे प्रासंगिक विषय वस्तु है आप सभी की। अच्छा, सबसे पहले एक बार समझते हैं ये जो शब्द आप देख पा रहे हैं, आपदा। आपदा से क्या समझते हैं, कोई बताएगा? आपदा का मतलब क्या है? हाँ, अचानक से आ जाए, ठीक है, जैसे भूकंप। हाँ, प्राकृतिक आपदाएं, मानवजनित आपदाएं भी होती हैं। हाँ, जो अचानक से आ जाए, सही बात है। और क्या कह सकते हैं? और कुछ सोचिए, और कुछ सोचिए। जिसमें जान मान की ज़्यादा हानि हो, ये भी आपदा है, बड़े स्तर पर होती है, व्यापक दायरा होता है। अच्छा, क्या आपदा मानव के नियंत्रण में होती है? हाँ, नहीं होती है। तो फिर आपदाएं मानवीकृत कैसे होती हैं? हम भी तो आपदाएं पैदा करते हैं। पेड़ों का काटना, हाँ, संसाधनों का अत्यधिक दोहन करते हैं, ठीक है। अच्छा, कुछ मानव जनित आपदाएं बताइए कि कौन कौन सी आपदाएं हैं जो मानव पैदा करता है। जैसे शहरीकरण है, ठीक है। भूकंप ला सकता है क्या मानव? हम नहीं ला सकते। मान लो हमने कहीं पे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर दिया, भूकंप आ सकता है। मान लीजिए कहीं पे टनल बन रही है, मानव के द्वारा पहाड़ को बीच से टनल में कन्वर्ट किया जा रहा है और वहां पे कोई गड़बड़ होता है, डायनामाइट ब्लास्ट किए जाते हैं, इनसे थोड़ा हल्का फुल्का कंपन होता है। भूकंप का मतलब है धरती का कंपन हो सकता है। तो भूकंप आपका मानव जनित भी है, बड़े स्तर पे, प्राकृतिक स्तर पे भी होता है। थोड़ा सा जब ये सब्जेक्ट आप पढ़ोगे तो बहुत सारे ज्योग्राफी के टर्म्स भी सीखोगे। हाँ, चीन के द्वारा एक बड़ा डैम बनाया गया ब्रह्मपुत्रा में, उसमें धरती अपनी जो धुरी है उससे जो है, वो भी एक आपने सुना होगा। भूस्खलन बहुत सारे होते हैं। भूस्खलन समझते हैं? लैंडस्लाइडिंग उत्तराखंड वगैरह में होती हैं। मृदा अपरदन की घटनाएं होती हैं बड़े स्तर पे। और क्या क्या होते हैं मानव के द्वारा, और क्या क्या किया जाता है? आप कहाँ से हो? सिद्धार्थनगर। कौन सी नदी है वहाँ पे? प्राप्ति? प्राप्ति? ताप्ती तो नीचे है। प्राप्ति है, किसकी सहायक है? नहीं पता, पता करिए भाई, आपके क्षेत्र की नदी, स्थानीय नदी है ना? ओके, ठीक है। बिहार हो गया, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो गया। इनफैक्ट मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ नदियाँ हैं हर जगह बाढ़। यहाँ प्रयागराज में बाढ़ की समस्या है। अभी यहाँ जो ये छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा, सलोरी हो गया है ना, यहाँ पे भी सुनने में आता है कि जब बाढ़ आती है तो ये पूरा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त हो जाता है। तो ये क्लास में आप इन सब चीज़ों को बहुत साइंटिफिक तरीके से समझोगे और केवल हमें ये नहीं समझना, आपदा भर नहीं समझना, आपदा प्रबंधन भी समझना है, कैसे आपदाओं का प्रबंधन किया जाता है। तो मानव जनित आपदाओं की बात करें, क्या जनसंख्या विस्फोट मानव के द्वारा पैदा की गई आपदा है? मनुष्य आपदा है? तो हम सब आपदा, आप ये कहना चाह रहे हो हम आपदा घूम रहे हैं? मानव जनसंख्या विस्फोट को आपदा मान सकते हैं क्या? कैसे? अभी मैं 1 मिनट में आपका पूरा, हाँ हाँ, संसाधन। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, अभी देखो, पलटी मत मारना बस आप। अभी आप लोग कह रहे हो मनुष्य एक आपदा है, ऐसा मान रहे हो आप लोग। ज्यादा जनसंख्या में मनुष्य हो गया आपदा है, ये ऐसा आप लोग का कहना है। जैसे युद्ध हो रहे हैं अभी, युद्ध भी एक आपदा है, मनुष्य के द्वारा आपदा भी, ईरान इजराइल सब आपदा है, लोग वहां पे मर रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, अभी मैं एक आपका थोड़ा सा, अभी आपदा प्रबंधन शुरू नहीं हुआ है, अभी जनरल बात चल रही है, ठीक है।
इस धरती में सबसे ज्यादा चेतना युक्त पर्सन कौन है? जिसमें सबसे चेतना युक्त जीव कौन सा है? मनुष्य। और अन्य जीव जितने भी हैं उनमें चेतना कम है हमारे अपेक्षाकृत। जैसे मच्छर बहुत ज्यादा हैं, है ना, जैसे बंदर बहुत ज्यादा होंगे, चींटियां बहुत ज्यादा हैं। आप कह रहे हो कि चींटियों की संख्या जितनी बढ़नी चाहे बढ़ जाए, लेकिन मनुष्य की ना बढ़े। आप मुझे बताओ, इस पृथ्वी में चेतना युक्त व्यक्ति सबसे ज्यादा होने चाहिए कि गैर चेतना युक्त व्यक्ति सबसे ज्यादा होने चाहिए? जिसमें चेतना हो, जिसमें दिमाग हो, जिसमें ब्रेन हो, वो होना चाहिए सबसे ज्यादा, कि ऐसा व्यक्ति, ऐसी चीज पैदा हो कि वही चीज पैदा होती चली जाए और जिसमें चेतना ही नहीं है, वो जो इस धरती का कुछ कर ही नहीं सकती कल्याण? बताओ, ये होना चाहिए कि वो होना चाहिए? फिर मनुष्य आपको आपदा कैसे लग रहा है? चलो अभी इस पे बात करेंगे, प्रोस्पेक्टिव है, मैंने आपको बोला ना, पलटी अभी सोचने में मजबूर कर दूंगा मैं बहुत चीजों पे, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। तो आपदाएं बहुत प्रकार की हैं। हम प्राकृतिक आपदाएं देखेंगे, नेचुरल डिजास्टर देखेंगे, जैसे वायुमंडलीय आपदाएं बहुत सारी होती हैं, जैसे चक्रवात हो गया, बवंडर आता है, बादल के विस्फोट होते हैं, ओलावृष्टि होता है, हिमपात होता है, सूखा होता है, बाढ़ होती है, पाला आता है, शीतलहर आती है, बहुत सारे झंझावात आते हैं, बिजली गिरती है, ये सब आपदाएं हैं, वायुमंडल के थ्रू होती हैं। कुछ आपकी स्थल मंडल से जुड़ी हुई आपदाएं होती हैं, भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया, भू अवतलन हो गया, मृदा अपरदन हो गया, सब ये आपकी स्थल मंडल से जुड़ी हुई हैं। कुछ जल मंडल से जुड़ी हुई आपकी आपदाएं हैं, बाढ़ हो गया, ज्वार आते हैं, ज्वार भाटा जानते हैं, ठीक है, महासागरीय धाराएं होती हैं, हिमस्राव होते हैं, एवलांचो आते हैं, सुनामी आती हैं, ये सब आपकी जल मंडल से जुड़ी हुई हो गई। कुछ आपकी जैविक डिजास्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे कोविड-19 जिसको हम कहते हैं पेंडेमिक, महामारी आती है बहुत सारी, समय समय पे आती रहती हैं। पहले हैजा, कालरा, इससे लोग बहुत मरते थे, चेचक से मरते थे लोग। कोविड-19 में लाखों लोग मर गए। कई बार कीट पतंगों का भी आक्रमण हो जाता है किसी क्षेत्र में, कीट टिड्डियों का आक्रमण कभी देखा आप लोगों ने? हाँ, पाकिस्तान से टिड्डियां जब आक्रमण करती हैं तो पंजाब, राजस्थान होते हुए जिस एरिया से निकलती हैं पूरी फसल खा जाती हैं। कई बार वायरल संक्रमण आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे संक्रमण आते हैं जिससे बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं, जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू वगैरह नहीं होता, बर्ड फ्लू समझते हैं? बर्ड फ्लू आपका जो है मुर्गियों वगैरह में होता है, जानवरों में जो होते हैं, इबोला आपने नाम सुना होगा, ये सब आपके जैविक बायोलॉजिकल में आते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सब आपदाएं हैं। और आपदा की यदि हम परिभाषा के तौर पे जाते हैं, आपदा को यदि हम समझना चाहते हैं तो आपदा विनाशकारी होती है, ठीक है, आपदा विनाशकारी होती है, आपदा त्वरित गति से होती है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा बोला गया कि आपदाएं बड़े पैमाने पर अचानक होने वाली ऐसी प्राकृतिक और मानवीकृत गतिविधियां हैं जिनका मानव जाति पर, पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे मानव जाति और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित होते हैं, ठीक है। चलो लिखो, सबसे पहले आपदा की परिभाषा लिखो, छापना जरूरी है, ठीक है, साथ साथ छापते हुए चलेंगे। लिखिए, थोड़ा सा स्पीड रखिएगा। आपदा प्रायः ऐसी अनपेक्षित आकस्मिक घटनाएं होती हैं। आपदा प्रायः ऐसी अनपेक्षित आकस्मिक घटनाएं होती हैं एक टर्म्स, और अनपेक्षित, आकस्मिक, अप्रत्याशित, ये भी लिख लीजिए, अप्रत्याशित एवं दुष्प्रभावी। अनपेक्षित, आकस्मिक, अप्रत्याशित एवं दुष्प्रभावी घटना होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती है, जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती है, जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती है। यह बहुत कम समय में बिना चेतावनी के घटित होती है। यह बहुत कम समय में
बिना चेतावनी के घटित होती है। थोड़ा सा हाथ को गति दीजिएगा। यह बहुत कम समय में बिना चेतावनी के घटित होती है, जिसके कारण मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। जिसके कारण मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। जिसके कारण मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं। अवरुद्ध हो जाते हैं। पैराग्राफ चेंज करिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार आपदाएं बड़े पैमाने पर अचानक होने वाली, आपदाएं बड़े पैमाने पर अचानक होने वाली प्राकृतिक तथा मानवजनित, प्राकृतिक तथा मानवजनित गतिविधियां हैं। प्राकृतिक तथा मानवजनित गतिविधियां हैं जिनका मानव जाति तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिनका मानव जाति तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानव जाति तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आपदा कहलाती है। अब देखिए, इसके लिए एक टर्म्स यूज किया गया, डिजास्टर, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट हम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर शब्द जो आप सभी का है, इसकी उत्पत्ति हुई है फ्रेंच शब्द से। ठीक है, एक फ्रेंच टर्म्स है आपका। हाँ, आज आधारभूत सेशन ये हम विषय वस्तु का विस्तार समझ रहे हैं। हम विषय वस्तु की सामान्य समझ विकसित करने जा रहे हैं, है ना। हमारा सेशन यहाँ तक सीमित रहेगा। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो फ्रेंच शब्द जो है आपका, इसकी उत्पत्ति जो हुई है, फ्रेंच शब्द है और इसमें दो भागों में इसको बांटते हैं, जिसका मतलब होता है डेस, डेस और अस्त्रे। पहले डिजास्टर के बारे में यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ, अशुभ सितारा बोलते हैं इसको। ठीक है, पहले मैं एक बार थोड़ा सा, ये डिजास्टर है, डेस फ्रेंच शब्द है, डिजास्टर उससे जुड़ा हुआ है आपका। डिजास्टर, डिजास्टर फ्रेंच शब्द डिजास्ट से पैदा हुआ है, जिसका मतलब होता है डेस। डेस का मतलब होता है अशुभ, अशुभ घटना। अब इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूं आपको। एक अशुभ घटना जो मानव जाति, पर्यावरण सब के लिए विनाशक हो। ठीक है, तो एक अशुभ घटना को हम डिजास्टर के तौर पे रखते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा इसको एक एक करके आगे बढ़ते जाएंगे, चीज़ों को समझते चले जाएंगे। ठीक है, कुछ तकनीकी खामियां हैं, तकनीकी खामियों के कारण से थोड़ा से चल नहीं। लिख लीजिए, आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। आपदाएं दो प्रकार की होती हैं। पहली है प्राकृतिक आपदाएं, दूसरी है मानव जनित आपदाएं। मानव जनित आपदाएं, एक टर्म्स और हम यूज करते हैं, प्रकोप। प्रकोप और आपदा क्या एक जैसा है? आपदा और प्रकोप में कोई अंतर होता है? एक और हम टर्म्स यूज करते हैं, चरम घटनाएं। चरम घटनाएं भी अलग टर्म्स है। आपदा का मतलब है डिजास्टर, चरम घटना का मतलब है बहुत सारे
ऐसे आपके जो है एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, चरम घटनाएं होती हैं। ये भी सेम ही है, लगभग लगभग सेम है। प्राकृतिक और मानवजनित दोनों होती हैं आपकी चरम घटनाएं, जैसा कि हमने बताया। लेकिन प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तीव्र कर मानव समाज के लिए जो संकट उत्पन्न कर देती हैं, जिसमें नेचुरल तौर पे प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाता है, जैसे भूकंप, बाढ़, नाभिकीय विस्फोट, ये क्या करती हैं? ऐसी घटनाएं जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं को तीव्र कर दें, ठीक है, उनको बोलते हैं हम चरम घटना। और एक टर्म्स यूज करते हैं प्रकोप। प्रकोप शब्द आपने हाल ही में यूज किया होगा, जब एक तरीके से प्रकोप का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसी घटनाएं भी होती हैं कि जो हमारे सहन शक्ति से बाहर होती है। सहन शक्ति का मतलब जो भी आपका जो तंत्र है, उस तंत्र उस घटना को सह नहीं सकता है। एक ऐसी भौतिक घटना जो मानव जीव जंतुओं को अपार क्षति पहुंचाती है, सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाती है, उसे प्रकोप कहते हैं। प्रकोप आपदा का चरम स्तर होता है, ठीक है। प्रकोप भी एक आपदा है, चरम घटना भी एक आपदा है। जैसे लाइक आपने देखा था उत्तराखंड में एक त्रासदी आई थी। उत्तराखंड की त्रासदी के अलावा जैसे आप देखिए सुनामी जब आती है, सुनामी का यदि आपको भौतिक तौर पे आपको पता हो, सुनामी भी एक भूकंप ही होता है। जब समंदर क्षेत्र में टेक्टोनिक घटनाएं घटती हैं या समंदर क्षेत्र में कभी भूकंप आता है या वहां पे भ्रंश की प्रक्रिया होती है, कोई एक प्लेट टूट जाती है तो उसके कारण से एक वेव क्रिएट होती है और वो वेव आगे चल के सुनामी में कन्वर्ट हो जाती है। मैं आपको इसके 3D एनिमेशन के साथ आगे चल के फ्यूचर में पढ़ाऊंगा, उस पर हम जाएंगे। तो चरम घटनाएं, प्रकोप, इन सब में अंतर होता है, हम उसमें अभी बाद में जाएंगे। पहले एक बार हम सिलेबस देखने वाले हैं अपना, आगे तो मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ाने ही वाला हूं। चलिए, सिलेबस आप लोगों के पास है, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस आपके पास होना चाहिए और आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लेके भी चलेंगे, हमारा प्रयास ये रहेगा कि आप सिलेबस से अपने आप को अलाइन कर सकें। सिलेबस खोल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये ओवरऑल चैप्टर वाइज मैंने इसको विभाजित किया है। सिलेबस में बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं होगा, जो मैं आपको बताऊंगा ये काफ़ी विस्तारित होने वाला है, ठीक है। एक एक बात यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे कई सारे चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जो हमें पढ़ना है, बेसिक पढ़ना है, हमारी शुरुआत होगी आपदा की अवधारणा से, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपदा के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई, जनरल बातें बताई, फिर स्पेसिफिक डिस्कशन भी करेंगे। तो आपदा की परिभाषा क्या है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, खतरा किसे कहते हैं, जोखिम किसे कहते हैं, प्रकोप किसे कहते हैं, यह भी डिस्कस हुआ है ना हमारा। भेद्यता से क्या मतलब है, क्षमता क्या होती है, हर चीज की अपनी एक क्षमता है। क्षमता से अतिरिक्त जब भी कोई भी कार्य होगा वो आपदा में बदल जाएगा, ठीक है। क्षमता से अधिक जैसे ही काम करेंगे आप, वो आपदा में, जैसे ही कंट्रोल लेस होगी कोई भी चीज, वो आपदा में कन्वर्ट हो जाती है। नियंत्रण से परे, कंट्रोल से परे कोई भी घटना, पानी है जब तक कंट्रोल में है तब तक वो आपदा नहीं है, जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होगा वही आपदा में कन्वर्ट हो जाएगा। आग है, जब तक आग जो है आपकी कंट्रोल में है तब तक वो आपदा नहीं है, जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होगी वो आपदा बन जाएगी। तो हर वो चीज जो मानवीय कंट्रोल से परे चली जाए वही आपदा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो परिभाषा, खतरा, जोखिम, भेद्यता, क्षमता, फिर थोड़ा सा हम रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा, रिस्क फ्रेमवर्क। आपदा और आपात स्थिति क्या है, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिजास्टर अलग चीज है, इमरजेंसी अलग चीज है, इन दोनों को भी समझेंगे हम। इसके बाद दूसरा चैप्टर होगा आपदा प्रबंधन, ठीक है। पारंपरिक बनाम आधुनिक दृष्टिकोण, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपको बैच के अंदर आज़ाद एकेडमी लर्निंग ऐप पे पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी आपके कोर्स में, ठीक है। आप टेंशन फ्री रहिए, क्यों ही लिखना, जब पका पकाया मिल रहा है। ये पीडीएफ जाके एक जगह रख जाएगी, इसलिए पेन चलता रहना चाहिए, ठीक है। पका पकाया नहीं, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे देख रहे हो, हाथ पांव चलाओ, कुछ नहीं होना इसका, कुछ नहीं करोगे इसका आप लोग, बस ले भर लोगे। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, पढ़ाऊँगा ऐसे ही। तो पारंपरिक आपदा प्रबंधन क्या है, आधुनिक आपदा प्रबंधन क्या है, ठीक है।
आपदा प्रबंधन में राहत किसे कहते हैं, प्रक्रिया क्या है, जोखिम न्यूनीकरण कैसे करते हैं हम, ठीक है। रिलीफ, रिस्पॉन्स, रिस्क रिडक्शन यानी कि RRR फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। इसके बाद अभी बहुत सारे फ्रेमवर्क आपके हुए हैं, जैसे सेंडाई फ्रेमवर्क आपका जापान में हुआ था, आपदा प्रबंधन के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ा प्रयास है। तो सेंडाई फ्रेमवर्क के लिए अलग से मैंने वैसे पूरा चैप्टर रखा, लेकिन जनरल यहाँ पे डिस्कशन हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पे देखिए कुछ लिखी हुई हैं, बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सूखा, तूफान, ज्वालामुखी, सुनामी, है ना। तो इन सभी प्राकृतिक आपदाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा चालू होगा चैप्टर नंबर 2। पहले चैप्टर में 2 चैप्टर रहेंगे पहले भाग में, फिर आ जाते हैं भाग 2 में आपदाओं का स्वरूप एवं वर्गीकरण। पहले समझेंगे आपदाओं को समझेंगे, और आपदाओं को समझने में प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं ये लिस्ट हम बनाएंगे। भूवैज्ञानिक, जलवायु विज्ञान, मौसमीय, जलवायुई, अभी मैंने जैसे आपको डिस्कस किया, यहाँ पे सारी की सारी एक डिवीजन हम क्रिएट करेंगे डिटेल में। इसके बाद मानव जनित आपदाएं कौन सी हैं, जैसे औद्योगिक, आपको पता होगा भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट एक जो है गैस थी, वो गैस का रिसाव हुआ और पूरा का पूरा शहर आपका, भोपाल शहर आपका गैस चैम्बर में कन्वर्ट हो गया। वो गैस पहले भी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी में वो गैस पहले भी थी, मिथाइल आइसोसाइनाइट पहले कंट्रोल में थी, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कोई भी चीज आउट ऑफ कंट्रोल होना ही आपदा है, डिजास्टर है, ठीक है। मुझे याद है एक बार की घटना मैं आपको बताता हूँ, अपने जीवन से जुड़ी हुई, बस एक ही बार घटी है, उसके बाद ईश्वर करे कभी ना घटे। हमारे घर में एक शादी का उत्सव था, ये बात है सन 2020 जनवरी की, 15 जनवरी का दिन था। 15 जनवरी के दिन हम बहुत खुश थे। मैं दिल्ली से गया था, ये था कि चलो अब 1-2 दिन जो है आराम से इत्मीनान से घर पे जो है, बहुत सारे दोस्त मित्र यार रिश्तेदार सब आते हैं। मैं बहुत कम ही जाता हूँ अपने घर, कभी बहुत विशेष कार्यक्रम हुए तब जाता हूँ। तो मैं घर पहुँचा, शाम का टाइम था, आराम से बैठे थे, बातचीत चल रही थी, बहुत सारे लोग मिलने आए हुए थे। अचानक से पता चला कोई दौड़ते दौड़ते आया वहाँ से कि आग लग गई, जो किचन था वहाँ पे आग लगी। अब उसमें बहुत सारे लोग बैठे थे, अब चूंकि घर अपना है, आधे लोग तो उधर की तरफ भागे, मैं किचन की तरफ भागा। मैंने कहा कैसे हुआ, क्योंकि वहाँ पे लोग थे, बहुत सारे लोग थे। तभी हमने देखा एक गैस सिलेंडर अनियंत्रित हो गया है। अब उस समय पूछने की हिम्मत नहीं हुई किसने किया, क्या किया, क्या ही करें। अब तो वहाँ पहली प्रायोरिटी है कि आग कैसे भी करके बुझे, और बहुत अनियंत्रित हो गया इतनी स्पीड में। आप लोगों ने देखा होगा एक गैस भट्टी होती है जिसमें हलवाई खाना वाना बनाते हैं, वो गैस भट्टी अनियंत्रित हो गई थी और उसका प्रेशर बहुत होता है। अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट यही आता, अच्छा उसमें कुछ लोग थे ऐसे जिन्होंने गद्दे वद्दे डालने की कोशिश की कि उसको कैसे करके बुझा दें। उसका भी एक टेक्निक है, गैस की आग बुझाना बहुत आसान काम है, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा दिमाग संतुलित रहे तो आप आसानी से उसे बुझा सकते हैं। लेकिन वो गैस जब उन्होंने गद्दे वद्दे डाले तो वो गद्दे भी आग में जलने लग गए और धुआं फैल गया पूरी चारों तरफ। 15 लोग ट्रैप्ड हो गए एक कमरे में। अब आग बढ़ती गई, मैं वहीं सिलेंडर के पास खड़ा हो गया। मैंने कहा साथ में चलेंगे, आज उड़ेगा ये फटेगा। अच्छा दिमाग में पहली बार दिमाग में फटेगा तो फिर क्या होगा, सब पूरा घर जाएगा, आस पड़ोस के लोग भी जाएंगे। हमने पुलिस को फ़ोन किया, 112 को फ़ोन किया, सबको फ़ोन किया, कोई मदद नहीं आई। कोई नहीं आता है जब आपके पास संकट आता है। आस पड़ोस के लोग आने चालू हो गए, लेकिन अब आग धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मैं देख रहा था वहीं पर एक फ्रिज रखा था, मुझे डर ये था कि कहीं फ्रिज को ये पकड़ेगी तो फ्रिज में आपके कंप्रेसर होता है, वो फटेगा, सबको ले जाएगा। धीरे धीरे वो लपटें उड़ रही थी, हम भी वहीं खड़े थे, इंसान ही थे। एक पर्सन मेरे साथ और खड़े थे, 2 लोग हम खड़े थे। इस पे मैंने पहले एक वर्कशॉप सेशन था उसमें डिस्कस किया था, ये जब घटना घटी थी आपने देखा हो, सन 2020 में जो मेरा वर्कशॉप सेशन आया होगा उसके बाद में आया था। भगवान का नाम लेने लग गए कि अब प्रभु बचाओ कैसे भी करके। जो भी प्रयास थे, पानी डाल रहे थे, बाहर से लोग जो है बाहर पास में ही एक जगह पे बालू थी तो बालू लोकल लेकर के आ रहे थे। ताप बढ़ता जा रहा था, कंडीशन ये हो गई थी एसी वगैरह जल गई थी, वहाँ पर जितनी भी वायरिंग थी वो सब जल गई। यहाँ तक कि इनफैक्ट इतनी ज़्यादा आग हो गई कि ऊपर की जितनी भी रेत थी अब वो गिरने लग गई। ये लग रहा था कि, और 15 लोग जो अंदर ट्रैप थे कमरे पे, वो धुआं इतना भर चुका था कि वो घुटन का शिकार होने लग गए थे। ये सब कुछ चला 20 मिनट। 20 मिनट बहुत होता है आग के लिए, यदि अनियंत्रित आग है तो आप संभाल ही नहीं पाओगे।
वो 20 मिनट मैं अपने आंखों के सामने देख रहा था, कभी कई बार घुटन हो रही थी, ये लग रहा था कि क्या ही करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी देखो ईश्वर बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। पता नहीं मेरे दिमाग में ऐसे आया, मैं निकल के गया ऊपर छत, और जब छत पहुँचे तो पहुँचने के बाद जितने भी घरों की बाल्टियाँ थीं सब उठा लाए। छत से छतें कनेक्ट होती हैं गांव में, 10 15 20 बाल्टी निकल के आई। 20 बाल्टी आई, चैन क्रिएट हुई। एक चैन से क्या हुआ, एक वो जो बालू थी उसका एक सप्लाई चेन बहुत तेज़ी से बढ़ा, और बालू पड़ते 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 थोड़ी देर बाद आउट कंट्रोल में आ गया। उस सिलेंडर को हमने बाहर निकाल के रखा, और फाइनली आग बुझ गई। जो लोग 15 लोग ट्रैप थे वो बच गए। और एक पैनिक कंडीशन हमने देखी कि किस तरीके से आग के बाद कंडीशन हो जाती है। यदि 10 मिनट और चलता ये मामला तो शायद वो 15 लोग या तो घुटन से मर जाते, या तो सिलेंडर ब्लास्ट होता, कुछ होता चीज़ें, क्योंकि बड़े स्तर पे हो जाती। उस एरिया में जितना भी सामान, अच्छा ऑलरेडी वहाँ पर 1-2 सिलेंडर और रखे थे, बिल्कुल फुल ऑफ फुल किचन का मामला था। तो वो जो वो चीज़ है ना, मेरे सामने कई बार आके वो खड़ी हो जाती है, वो दृश्य। कभी आप उस तरीके की आपदाएं देखे हों, बहुत बुरी होती हैं। तो आपदा का मतलब सिंपल सा है, जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं अभी सब कुछ रेगुलेटेड है, जैसे ही आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं वो सब आपदा में हो जाती हैं। एक नदी का पानी जब तक कंट्रोल में है ठीक है, आउट ऑफ कंट्रोल होगा आपदा है वो। हर वो चीज़ जो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है आपदा में कन्वर्ट हो सकती है। एक गाड़ी चलाते हैं आप, नॉर्मल स्पीड में चल रही, सब कुछ ठीक है, वही आउट ऑफ कंट्रोल आपने स्पीड में चला दिया, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, एक दुर्घटना आपदा है। रेल घटना एक आपदा है, व्यापक स्तर पर होती है, ठीक है। तो यहां पर हम प्राकृतिक आपदाओं को 2 भागों में, चैप्टर 3 आपका जो है प्राकृतिक आपदाएं हैं, चैप्टर 4 आपका मानव जनित आपदाएं हैं। प्राकृतिक आपदाएं वो जो प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हो, जिनसे मानव और वनस्पति प्रभावित हो। मानव जनित जो मानवीय क्रियाओं से बनती हैं, आपदा का कारण मानवीय क्रियाएं बनती हैं। जैसे मैंने मिथाइल आइसोसाइनेट, रासायनिक रिसाव हो रहे हैं, है ना, प्लांट में दुर्घटनाएं हो रही हैं, केमिकल दुर्घटनाएं हो रही हैं, आग, जैसे पटाखा फैक्ट्री, है ना, ट्रेन के एक्सीडेंट, एरोप्लेन। अभी आपने देखा था अहमदाबाद में एक एरोप्लेन जो है उड़ा और टेक ऑफ होते ही वहीं पर ब्लास्ट, वो भी मानव जनित आपदा। आग लग जाती है। अभी जैसे गर्मी का टाइम है, गर्मी के टाइम पे किस किस टाइप की आपदाएं आती हैं। एक तो हीट वेव, बहुत सारे लोग, जैसे गर्म बहुत ज़्यादा है और असमय आप निकल जाइए, आपको पता नहीं चलेगा, हीट स्ट्रोक हो गया, उससे भी लोग मरते हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग मरते हैं। और क्या क्या होता है, इस समय आग बहुत लगती है गर्मी के टाइम पे, हाँ, गेहूं के खेतों में, और खेतों छोड़िए सब कुछ जला देती हैं चीज़ें। तो ये सारी आपकी, ठीक है। इसके बाद भगदड़ होती है, आपने देखा था कुंभ में क्या नियंत्रित हो गए थे लोग ही, तो मानव आपदा है। कुंभ में हमने देखा मानव ने ही मानव को, युद्ध में आप देख रहे हो मानव ही मानव को, तो मानव भी आपदा है, ठीक है। तो जब भगदड़ होती है, जब यातायात दुर्घटनाएं होती हैं, जब बड़ी बड़ी आग लगती हैं, ये सब मानव जनित आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद हाइब्रिड आपदाएं हैं कुछ। हाइब्रिड मतलब मानव जनित और प्राकृतिक दोनों आपदाओं को हम संकर आपदाएं कहते हैं, कई कारकों से मिलकर बनते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्या हो रहा है, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, मौसम परिवर्तित हो रहे हैं, जब गर्मी है तब गर्मी नहीं हो रही, जब ठंडी है तब ठंडी नहीं हो रही है, टेम्परेचर अप डाउन हो चुका है। तो एक समस्या कई समस्याओं को जन्म देती है। अब आप देखिए, ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है। अभी आपको याद हो एक कंट्री है तुवालू, वो कंट्री अपने आप को अभी शिफ्ट कर रही है ऑस्ट्रेलिया में, अपना देश, उसका पूरा द्वीप डूबने वाला है। क्यों? ग्लेशियर्स बढ़े, ग्लेशियर के कारण से हिमनद पिघल रहे हैं, समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है, छोटे छोटे द्वीप, छोटे छोटे आइलैंड, कोस्टल एरिया धीरे धीरे डूब जाएंगे। तो ये हाइब्रिड आपदाओं में पैंडेमिक, डिजास्टर, महामारी, और जब महामारी, बाढ़, जब बाढ़ आती है बाढ़ के साथ महामारी भी आती है, ठीक है। महामारी, चक्रवात, स्वास्थ्य संकट, ये भी अपना आपदा, बहुजोखिम परिस्थितियां कई सारी निकल के आती हैं, ठीक है। तो आपदा को समझना सबसे पहली सुरक्षा होती है। जब आपदा को हम समझ जाते हैं कि एक्चुअल में आपदा का क्या रूप क्या हो सकता है, और उसको लेकर पहले ही तैयारी करते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे जब चक्रवात आते हैं, तो चक्रवात के दौरान आप सभी को पता है क्या होता है, पहले ही पता चल जाता है कि कोई चक्रवात क्रिएट हो रहा है, और चक्रवात धीरे 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 धीरे, ठीक है,
तो आपदा को पहचानना, आपदा को समझना, आपदा के लिए तैयार रहना, आपदा को सुरक्षित करना, ये सब आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है। ज्ञान ही सुरक्षा है, समाधान ही सुरक्षा है। आज की क्लास में या आने वाली क्लास में आपके साथ यही होने वाला है। अब आप तैयार होने वाले हो आपदा से लड़ने के लिए। हर चीज सिखाऊंगा मैं आपको, ट्रेनिंग भरनी होगी यहाँ पे, ठीक है। एनडीआरएफ ज्वाइन करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, नॉलेज का आपके लेवल पे। देखो, एक प्रशासनिक अधिकारी बनाना है आपको। क्यों आयोग ने एक अधिकारी के उसमें आपदा प्रबंधन रखा? क्योंकि वो अधिकारी कोऑर्डिनेट करेगा पूरे डिस्ट्रिक्ट को, इन सभी संस्थाओं को कोऑर्डिनेट करेगा, तो उसे पता होना चाहिए। तो इसको इस प्रोस्पेक्टिव से समझिए कि कल के दिन जब आप ग्राउंड में जाओगे, तब ग्राउंड में आपको इन सब चीजों को झेलना है, देखना है, आए दिन होगा। पता चला यातायात प्रबंधन, भीड़ प्रबंधन पुलिस का काम है, ये भी अपने आप में आपदा बनती है। आए दिन बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं और सब प्रशासन ही अनुमति देता है, प्रशासन के ही देख रेख में सारी चीजें होती हैं। अभी आपको याद हो, एक कोई भोले बाबा थे, हाथरस में घटना घटी थी, 127 लोग मर गए उसमें। उनका एक पंडाल था, पंडाल में भगदड़ मची, भगदड़ में जो है, याद है आप लोगों को? हाँ, सुना है? अभी की ही आसपास की घटना, पिछले साल की घटना है। भोले बाबा, क्या नाम है उनका? कुछ नाम है उनका, बताऊंगा अभी आगे। पर्यावरण का आपदा और स्वास्थ्य, इसके साथ क्या संबंध है? पर्यावरण अवनयन हो रहा है। अवनयन मतलब समझते हैं, धीरे धीरे पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ रहा है, वनों की कटाई हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, भूमि क्षरण हो रहा है, पर्यावरण की स्थिति खराब कर रहे हैं हम लोग। जो पर्यावरण अवनयन हो रहा है, तो उसके कारण से पर्यावरण में आपदाओं की संख्या बढ़ रही है, आपदाओं की बारंबारता बढ़ रही है, बाढ़ आ रहा है, सूखा आ रहा है, तूफान आ रहा है, हीटवेव हो रहा है। तो ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मामला है। आपदा जोखिम में वृद्धि हो रही है, मानव एवं पारिस्थितिकी तंत्र का इस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, पूरा का पूरा मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है। प्रत्यक्ष प्रभाव भी है, अप्रत्यक्ष प्रभाव भी है। इनडायरेक्टली आपके जीवन में क्या हो रहा है? अब आप देखिए, आज के समय पे आप कुछ भी शुद्ध खा ही नहीं रहे हैं, शुद्ध हवा तक नहीं ले रहे हैं आप दूषित हवाएं ले रहे हैं, अपने अंदर जा रहा है। ये तो यहाँ तो प्रयागराज में तो बहुत अच्छी हवा है, मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली की स्थिति ऐसी है कि आप चाहे सिगरेट पियो चाहे ना पियो, फिर भी 20 सिगरेट अंदर ऑटोमेटिक जा रही हैं। जितना तार, जितना उनका धुआं है, उतना वहां की हवा में सांस लेने से भी आपके अंदर जा रहा है। इतना PM10 PM2.5 स्थिति इतनी खराब है दिल्ली की। और दिल्ली छोड़िए, पूरे NCR की यही हालत है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे दूषित पानी पीने के कारण से बीमारियां होती हैं। आप लोग भी देखते हैं, गले में कई बार आपको, गंदा पानी पिएंगे आपको धीरे धीरे पानी बदलता है। ये सब चीजें उसी के साथ हैं, ठीक है। और क्या क्या इंपैक्ट आते हैं? आपका मेंटल स्ट्रेस होना चालू हो जाएगा, मानसिक तनाव की स्थिति में आ जाएंगे, अवसाद की स्थिति में आ जाओगे, भय की स्थिति में आ जाओगे। तो ये सब पर्यावरण, आपदा और स्वास्थ्य, इन तीनों का आपस में संबंध है। पहले पर्यावरण इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, उसके कारण से आपदाएं बढ़ती हैं और उसका मानव जीवन पे बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ता है। एक एक चैप्टर वाइज इनको पढ़ेंगे। फिर आपदा के बाद स्वास्थ्य संकट, बड़े स्तर पे महामारी आती है, संक्रामक रोगों का प्रसार होता है, स्वच्छता संकट आता है। पानी, जब आपदा आती है उसके बाद उस क्षेत्र का पूरा सिस्टम हिल जाता है, पूरा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो जाता है वहां का, ठीक है। अस्वच्छ जल हो जाता है, जल संकट हो जाता है। और एकीकृत दृष्टिकोण यदि देखें, समेकित दृष्टिकोण देखें, तो हमें अपने एनवायरनमेंट को बेहतर रखना है ताकि आपदाएं बहुत कम रहें। इसका समाधान ये है कि इन्वायरमेंट जितना सही रखेंगे, अब वनों की कटाई ना की जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। पर्यावरण को यदि हम सुरक्षित रखें, टोटल कितना वन फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए? 33% का हमने रखा है क्राइटेरिया। 33% से ज्यादा रहा होगा पहले जब वन। धीरे धीरे मानव ने अपने विकास के नाम पे, आज जिस इस बिल्डिंग में बैठे हो, आपको एक बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे बहुत बड़ा जंगल हुआ करता था कभी। तो मानव आबादी, अब इसका कॉस्ट है, ये सब चीजें, इसकी भरपाई की नहीं गई कभी भी। तो आपदा के बाद स्वास्थ्य संकट, महामारी का खतरा, स्वच्छता का संकट, जल का संकट, ये सारे संकट निकल के आते हैं। और सबसे बड़ी चीज है मानव पशु पर्यावरण का समन्वित स्वास्थ्य, ये पूरा डिस्टर्ब होता है। इसको एक साथ लेके चलना पड़ेगा।
क्लाइमेट रेजिस्टेंस हेल्थ सिस्टम बनाना पड़ेगा जो कि जलवायु अनुकूल हो, स्वास्थ्य प्रणाली अच्छी हो। तो इन सब पे हमें काम करना पड़ेगा। इसके लिए हम प्रॉपर एक होलिस्टिक इंटीग्रेटेड मॉडल समझने का प्रयास आने वाली क्लास में करेंगे। भारत में आपदाओं की स्थिति क्या है? अब तो हमने आपदा का बेसिक समझा, अब इंडिया के साथ जोड़ रहे हैं। भारत में भूकंप वाला क्षेत्र कहाँ कहाँ है? आप सभी जानते हैं भारत भौगोलिक रूप से कैसा है, उच्चावच अलग अलग है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, ठीक है, कहीं पठार है, कहीं कोस्टल एरिया है, तो कहीं चक्रवात आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है। आप जहां पर बैठे हैं यहां पर आपदा का रूप दूसरा है, दूसरा व्यक्ति जहां पर बैठा है वहां पे आपदा का रूप दूसरा है। क्या लैंडस्लाइड की घटना यहां हो सकती है? बहुत कम चांस है। लेकिन यदि आप पहाड़ों में जाएंगे, हर एक घंटे की घटना है वो, हर एक घंटे में लैंडस्लाइड हो रहा है। क्या यहां चक्रवात आ सकता है? नहीं आ सकता है। चक्रवात यदि आप कोस्टल एरिया में रहेंगे तो वहां चक्रवात की घटना घटती है। कभी उड़ीसा का गंजम तट प्रभावित होता है, कभी तमिलनाडु प्रभावित होता है, कभी आंध्रा प्रभावित होता है, कोई ना कोई तट में चक्रवात आए ही रहते हैं। तो भारत का भौगोलिक जोखिम स्तर, भौगोलिक और सामाजिक जोखिम, हमारा भौगोलिक संरचना अलग अलग है। कहीं पे भूकंप है, कहीं पे बाढ़ है, कहीं पे चक्रवात है, कहीं पे भूस्खलन है। तटीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता अलग है। सूखा, कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं पे वनों में आग लग रही है। रेगिस्तान में जो लोग रह रहे हैं वहां पर लोग पास पानी तक नहीं है। कृषि के लिए छोड़ दीजिए, कृषि एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो ये भी आपकी भारत के संदर्भ में इसको हम समझेंगे। और एक चीज और समझिएगा, नुकसान वहां ज्यादा है जहां डेंसिटी ज्यादा है, जहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन ज्यादा, वहां नुकसान ज्यादा है। अरुणाचल प्रदेश में कोई घटना घट रही है, इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? 1 किलोमीटर के दायरे में 17 लोग रहते हैं। लेकिन दिल्ली में वही घटना घट रही है तो उसका इंपैक्ट ज्यादा है, क्योंकि 1 किलोमीटर के दायरे में 11,000 लोग रह रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, वहां घटना हो रही है। तो जहां पे उच्च जनसंख्या घनत्व है, जहां गरीबी है, जहां शिक्षा है, जहां जागरूकता का अभाव, लोगों को पता ही नहीं है क्या करना है, आपदा न्यूनीकरण ही नहीं पता है। और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, सामाजिक असमानता है, कमजोर समुदाय है, यहां पर इसका एक सोशल इंपैक्ट पड़ता है, सोशल घटनाएं पड़ती हैं। जलवायु परिवर्तन और आपदा की बात करें, बहुत सारी चरम घटनाएं जिनको हम एक्सट्रीम इवेंट करते हैं, मैं बताऊंगा। कई बार क्या होता है, अत्यधिक वर्षा हो जाती है। और अत्यधिक वर्षा, देखिए ज्यादा वर्षा नहीं, ये एक चरम घटना है। कैसे चरम घटना है? ज्यादा वर्षा किसको जन्म देगी? ज्यादा पानी को। ज्यादा पानी किसको जन्म देगा? बाढ़ की समस्या को। तो बाढ़ की समस्या का उत्प्रेरक कौन बन गया? अत्यधिक वर्षा, बाढ़ आ जाएगी। चक्रवात आते हैं तो उससे भी चक्रवाती वर्षा होती है, ठीक है। अभी आप खुद देखिए ना, आप कहां पर अवस्थित हैं। अभी आप हैं ओवरऑल, यदि आपकी मैं लोकेशन देखूं तो आप जो है कर्क रेखा से ऊपर अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है। अब यदि आप देखें तो उत्तर भारत तप रहा है, यहां पे बहुत ज्यादा, बहुत तेजी से तप रहा है इस समय काल पे, ठीक है। यदि आप ज्योग्राफिकल कंडीशन के तौर पे देखें तो यूपी में क्या त्वरित घटनाएं हो सकती हैं, क्या चरम और एक्सट्रीम समस्याएं हो सकती हैं? बताओ। सूखा नहीं है समस्या, नदियां हैं, सतत वाहिनी नदियां हैं, कैसे सूखा हो जाएगा? हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपदा बताइए। हीट वेव, हाँ, इस समय काल में गर्मियों के टाइम पे हीट वेव है, लू की समस्या होती है। और नदियां हैं, मानसून आता है, सतत वाहिनी नदियां हैं तो बाढ़ की समस्या है। और सोचो, और क्या क्या यूपी की प्रॉब्लम है आपदा के रूप में, जो उत्तर प्रदेश में आपदा बनती है? हाँ, जनसंख्या भी आपदा है यूपी में। भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या आबादी वाले राज्य में बैठे हो। और सोचो, सोचने से सब होता है, बैठना है, थोड़ा दिमाग में जोर डालना है, ठीक है। बाकी चीज़ें क्लास में आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो सतत विकास एक सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट बनता है। जब आप सतत विकास करते हैं तब उसका बेनिफिट अलग होता है, इस पे हम बात करेंगे बाद में। अगला चैप्टर है आपका रोकथाम, कैसे आपदा प्रबंधन करते हैं, आपदा प्रबंधन का तरीका क्या होता है। पहले तो हमने पूरी आपदाएं समझ ली, अब आपदाओं का रोकथाम समझेंगे। इसका स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों ही कंडीशन समझेंगे। कैसे बाढ़ आपदा को संभालते हैं, कैसे भूकंप आपदा को संभालते हैं, कैसे चक्रवातों को संभालते हैं। तो मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं इंटीग्रेटेड पढ़ाऊंगा। पहले चक्रवात बताया, आपदा बताई,
और उसको कैसे संभालते हैं वो भी वहीं पे बता दिया। हम इंटीग्रेटेड करके पढ़ेंगे, ठीक है। नॉन स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल तो ये है कि इसको लेकर के हमें इंप्लीमेंट करना। नॉन स्ट्रक्चरल कानून, बहुत सारे लॉ बनाए जाते हैं, बहुत सारी नीतियां बनाई जाती हैं आपकी, बहुत सारी प्रणालियां बनाई गई हैं, जीआईएस सिस्टम बनाया गया है आपका, बहुत सारे जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं एसडीआरएफ एनडीआरएफ गवर्नमेंट के द्वारा, जोखिम मानचित्रण है, भूमि उपयोग नियोजन है, सब नॉन स्ट्रक्चरल हैं। तो दोनों तरीके के रोकथाम और समन को देखेंगे, प्रिपरेशन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हर दिन मौसम की जानकारी क्यों होती है? क्या ये एक प्रिपरेशन नहीं है कि कब कहां पे कौन सा मौसम रहेगा? आज आपको पता हो कि आज जो है प्रयागराज का टेम्परेचर 45 डिग्री रहने वाला है, तो कुछ तो प्रिपरेशन करके रखोगे, हाँ? या फिर ये हो जाएगा कि आज पूरे दिन बारिश होनी है फिर? तो मौसम के बारे में पता इसीलिए किया जाता है ताकि आपदाओं से हम पता चलता रहे क्या चलने वाला है। निगरानी चेतावनी प्रणाली है पूरा का पूरा, सरकार के द्वारा रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन ऐसे अलर्ट चलते हैं, ऑरेंज अलर्ट ये होता है। आज रेड अलर्ट जारी किया गया, और रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट ये क्यों जारी किए जाते हैं? चेतावनी का काम करते हैं। संदेश अलर्ट सिस्टम मोबाइल में भी सरकार कई बार जो है मैसेज करती रहती है, बहुत सारी मॉक ड्रिल होती रहती हैं, ठीक है, बहुत सारे समुदाय प्रशिक्षण है, आपदा योजना को तैयार करने, सब कुछ आपका जो है तैयारी के तौर पे रह रहा है। पहले से तैयारी संकट में सुरक्षा हो जाती है। फिर रिस्पांस प्रक्रिया, कैसे प्रक्रिया होता है? जब मान लीजिए आपदा घट गई, पहले तो आपदा से पहले काम हम करते हैं तैयारी। आपदा प्रबंधन का पहला काम होता है प्रिपरेशन। मान लीजिए आपदा घट गई, तो आपदा घटने के दौरान रिस्पांस का काम होता है कि राहत प्रबंधन करना, तत्काल राहत सामग्री उपलब्ध कराना है, चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है, आश्रय भोजन उपलब्ध कराना है, लोगों का खोज करना है, लोगों का बचाव करना है, विशेषज्ञ यहाँ पे भेजने, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, बड़ी बड़ी जो है संस्थाएं लगाई जाती हैं जब कोई आपदा आती है, तो ताकि प्रॉपर जो लोगों का पता लगा सके। बहुत सारे उपकरण और तकनीकी भी इससे जुड़े हुए हैं। तो त्वरित प्रक्रिया के माध्यम से जीवन की रक्षा की जाती है। इसके अलावा और क्या क्या किया जाता है? हम बेहतर पुनर्वास करें, पहले से ही सतत विकास की बात करें, पहले से ही हम जो है बेहतर निर्माण करके चलें, लोगों का जीवन, लोगों को पहले से मजबूत अवसंरचनाएं, अभी भूकंप आ रहा है, भूकंप रोधी इमारतें बने सारी की सारी, जो हम स्मार्ट सिटी के तौर पे लेके चल रहे हैं, तो शायद प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। मजबूत अवसंरचनाएं, आपदा रोधी निर्माण, दीर्घकालिक सुरक्षा, ये बेहतर पुनर्निर्माण करने से भी पुनर्वास और सुरक्षा बन सकती है। तो ये सब मिल करके आपका जो है एक आधारभूत ढांचा क्रिएट करते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सरकार क्या कर रही है? सरकार कानून बना के रख रही है। एक कानून है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, यही अधिनियम है जिस अधिनियम के तहत हमारा देश आपदा को लेकर के लड़ता है। आपदा प्रबंधन का एक वैधानिक तरीका है ये, कैसे आपदा के दौरान पे हम रिस्पॉन्स करेंगे। इसमें नीतियां हैं, कानून हैं, दिशा निर्देश हैं, अधिकार है, जिम्मेदारी है, संसद के द्वारा इसे पारित किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पे क्या होना चाहिए, राज्य स्तर पे क्या होना चाहिए, जिला स्तर पर क्या होना चाहिए, आपदा प्रबंधन को लेकर क्या योजनाएं होनी चाहिए, संसाधनों का प्रबंधन क्या होना चाहिए, आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास क्या होना चाहिए, सब कुछ आपका जो है अध्याय 17 इसमें हम पढ़ेंगे। अध्याय 18 में संस्थागत ढांचा हमारा सबसे ऊपर एनडीएमए है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, सबसे पहले ऊपर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर्ड। इसके नीचे एसडीएमए बना हुआ, हर राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अथॉरिटीज बनाई गई हैं आपकी, ठीक है। जिला स्तर पर डीडीएमए बना हुआ है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और इन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है एनडीआरएफ, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एसडीआरएफ, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल, ये जुड़े हुए हैं आपके। इन सब में भारत सरकार के द्वारा कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है, क्षमता निर्माण का काम किया जाता है, संसाधन प्रबंधन का काम किया जाता है, तत्परता और प्रतिक्रिया का काम किया जाता है, ठीक है, ये सब होता है। अध्याय 19 नीतियां एवं योजनाओं से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना एनडीएमपी, आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दृष्टिकोण, क्षेत्रीय बहुक्षेत्रीय समन्वय, रोकथाम, तैयारी, प्रतिक्रिया एवं पुनर्वास पर बल, ठीक है।
राज्य आपदा प्रबंधन योजना, स्टेट गवर्नमेंट भी अपने स्तर पे आपदाओं को रोकने के लिए बहुत सारी यहां पर स्कीम लेकर के आती हैं। नीतियां, योजनाएं, क्रियान्वयन सब साथ मिलकर के प्रयास करें तो आपदाओं को खत्म किया जा सकता है, आपदाओं पर। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ काम किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पे बता दिया, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा भाग 7 में पढ़ेंगे ये चीज। अंतरराष्ट्रीय पूरा विश्व एक साथ है। सेंडाई फ्रेमवर्क, जापान में आपके ये सेंडाई फ्रेमवर्क लेकर के आए गए थे। 2015 से 2030 तक के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण को लेकर के सेंडाई फ्रेमवर्क आ चुका है आपका, जिसमें आपदा जोखिम को समझना है, आपदा जोखिम के शासन को सुदृढ़ करना है, जोखिम का न्यूनीकरण करना है और प्रभावी तैयारी के लिए तैयार रहना है। 7 वैश्विक लक्ष्य इसमें स्टैब्लिशमेंट किए गए हैं जो कि 2030 तक प्राप्त करना है। दूसरा, सतत विकास लक्ष्य। आपके आपदा प्रबंधन में सतत विकास लक्ष्यों का बड़ा योगदान है। ठीक है, गरीबी खत्म करना है, सतत शहर बनाना है, जलवायु कार्रवाई करना है, स्वास्थ्य और कल्याण करना है और पार्टनरशिप करना है, साझेदारी करना है। ऐसे करके आपदा न्यूनीकरण को लेकर के 17 सतत विकास लक्ष्य भी काम कर रहे हैं। सतत विकास लक्ष्य के प्राप्त किए बिना आपदाओं का न्यूनीकरण करना बड़ा मुश्किल है, बहुत कठिन है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण नहीं हो सकता है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। वैश्विक सहयोग, जान साझाकरण, क्षमता निर्माण, वित्तीय सहयोग, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान, ये सब मिलकर के चीजें होती हैं। इसके बाद है भाग 8, उन्नत रणनीतियां एवं प्रबंधन। उन्नत रणनीतियां एवं प्रबंधन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, DRR। बहुत सारी, अभी आप सभी जानते हैं साइंस टेक का जमाना चल रहा है, AI का जमाना चल रहा है, इसरो है, DRDO, बहुत सारे संस्थान बहुत सारा काम कर रहे हैं आपके, बहुत तेजी से। बहुत सारी सैटेलाइट भेजी जा रही हैं ऊपर, जिनका काम है आपदाओं को ध्यान में रखना, आपदाओं को देखना। इसको लेकर के कई सारी सैटेलाइट भेजी गई आपकी, उन पे भी बात करेंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इसके बारे में देखेंगे। सामुदायिक आधारित प्रबंधन, समुदाय की भागीदारी का क्या इसमें है, स्थानीय स्तर पर कैसे इस पे योगदान होता है। शहरी आपदा प्रबंधन कैसे, अभी नए शहर बन रहे हैं, नए शहरों को स्मार्ट शहर में कन्वर्ट किया जा रहा है, कैसे वहां पे आपदा जोखिम न्यूनीकरण का लेकर के काम चल रहे हैं हम। ठीक है, प्लानिंग के साथ चीजों को बना रहे हैं। और एक आप सभी का है इंसिडेंट कमांड सिस्टम बना रहे हैं, जिसको हम ICS कहते हैं, एकीकृत कमांड त्वरित निर्णय और प्रभावी कार्रवाई को लेकर के। एक टीम, एक योजना, एक लक्ष्य और जीवन की सुरक्षा को लेकर के गवर्नमेंट के द्वारा ये सब काम किए जा रहे हैं, जो कि आने वाले सेशन पे हम लेंगे। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का यूज करना है हमें। टेक्नोलॉजी के यूज में क्या क्या आता है? आधुनिक तकनीकी, हमारे पास GIS सिस्टम है, भौगोलिक सूचना प्रणाली है, GPS सिस्टम है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारी उपग्रह हमने बहुत सारे भेज रखे हैं। हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि AI के माध्यम से भी कैसे इनको खत्म करना है, इसको भी हम देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास संचार प्रणाली है, पूरा का पूरा उपग्रह संचार भी है, सायरन और अलर्ट सिस्टम भी है सरकार के पास, मोबाइल अलर्ट सिस्टम है, रेडियो एवं संचार, समुदाय संचार है व्यापक तौर पे, ताकि लोगों तक चीजें पहुंच जाएं। मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है। मीडिया हमारे देश में जागरूकता अभियान के तौर पे, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के तौर पे है। सरकार की हर योजना और बात को मीडिया जो है आगे तक पहुंचाने का काम करती है। ठीक है, मेरी बात सब समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैं थोड़ा स्पीड में हूं, गति में हूं, समझना है, कोशिश करना दिमाग के पूरे। नींद तो नहीं आ रही? जब भी नींद आए, मान लो कभी आ जाती है, नींद का कोई भरोसा नहीं, वो कभी भी आ सकती है। 2 काम करने, लंबी गहरी सांस लेनी है। मैं क्लास में कुछ बोलूँगा नहीं आप लोगों को, बढ़िया लंबी गहरी सांस लीजिए, फिर छोड़ दीजिए। डीप ब्रीदिंग करिए, कभी भी नींद आती है आपको, डीप ब्रीदिंग करिए, 2-3 बार 4 बार करेंगे, सही हो जाएगा। पानी पी लीजिए। एक काम और कर सकते हैं, आँखों में छींटा डाल लीजिए। एक रुमाल लिया करिए, रुमाल को तुरंत गीला करिए, आँखों में तुरंत लगा लीजिए। मिर्च भी खा सकते हैं आप, मिर्च से भी, बस थोड़ा सा आपको जगना है, अलर्ट रहना है, सोना नहीं है। ठीक है, अपनी दिनचर्या में सोने का टाइम तो नहीं डाल रखा है? हाँ ठीक है।
क्लियर है, स्पष्ट है। आधुनिक तकनीकी, संचार प्रणाली और मीडिया की भूमिका। मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया चीज़ों को त्वरित गति से आगे पहुंचाती है। मीडिया के बहुत सारे माध्यम है। सोशल मीडिया है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। आप लोग जेन जी है ना, जनरेशन जेडी तो हैं आप लोग? कौन सी जनरेशन है? हाँ, आप जेन जी हो। आप लोग नहीं हो? जनरेशन कौन सी? मिलेनियम। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये जेन जी वालों का है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक। इंस्टाग्राम में बहुत है जेन जी है। क्यों? इंस्टाग्राम चलाते हैं, नहीं चलाते? हाँ। टीवी, रेडियो, प्रिंट मीडिया। अब रेडियो किसकी होगी? रेडियो मुझे लगता है कोई बची नहीं जनरेशन के पास। हाँ, कोई जनरेशन नहीं सुनती। अभी मैं एक चीज और देख रहा हूँ, न्यूज़पेपर भी धीरे धीरे रिप्लेस हो रहा है। हाँ, सुनती हैं? कौन सा? ये एफएम रेडियो। बहुत बढ़िया। मोबाइल में सुनती होंगी, वो वाला सिस्टम नहीं होगा। मिलता है लेकिन आप में, आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। रेडियो पहले सर लाइट वगैरह प्रॉपर नहीं आता था, तो रेडियो से ही सब रेडियो चलता है। गांव में एक रेडियो चल जाता था जहाँ पर भी, और कार्यक्रम भी होते थे। बढ़िया चीज़ है। आप लोग एक काम कर सकते हो अपनी तैयारी में। हाँ, अभी लेकिन अब ज़माना बदल चुका है, रेडियो वाला ज़माना बचा नहीं है। आप लोगों को डेली कभी सुबह सुबह जब उठिए, ऑल इंडिया रेडियो का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल में ही आ चुका है रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो में 8:45 में एक न्यूज़ आती है, समाचार संध्या। शाम को 15 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन होता है ये। इस न्यूज़ बुलेटिन को जरूर सुनिए करिए। 15 मिनट का डेली का डेली सुन लीजिए, ऑल इंडिया रेडियो का। न्यूज़पेपर देख पढ़िए ना पढ़िए, कुछ ना करिए, आप ऑल इंडिया रेडियो की आदत डालने की कोशिश करिए। 15 मिनट में देश दुनिया की मोस्ट ऑथेंटिक न्यूज़ आपकी यहाँ से मिल जाती है। सुबह सुबह जब उठा करिए, या कोई भी काम कर रहे हो, आप किचन में हैं, आप जो है वॉशरूम में, कहीं पर भी है, उसको प्ले करके छोड़ दीजिए। एक बार छोड़ देंगे 15 मिनट में आँख खुल जाएगी, हो सकता है ना। और न्यूज़ भी अपडेट हो जाओगे। किसी दिन ब्रश करो चाहे ना करो, लेकिन न्यूज़ जरूर सुनो। सोने के बाद, उठने के बाद, जगने के बाद पहला काम कर सकते हो कि आप न्यूज़ सुन सकते हो। और 15 मिनट का न्यूज़ बुलेटिन आपको अपडेट करके रखेगा हमेशा। ठीक है, एक मैं आपको टास्क दे रहा हूं, अपनी आदत में लाने की कोशिश करिएगा। थोड़ा कठिन है मामला, सबके आएगा नहीं। आप लिख लोगे, सोच लोगे कि 8:45 वाली न्यूज़ में सुना करूंगा, समाचार संध्या सुना करूंगा, नहीं सुनोगे। 1-2 दिन चाहे चल जाए, शाम को मत सुनो, सुबह सुन लो। पर एक रेगुलरिटी बना लो डेली का। तो मान लो 8:45 मिस हो गया, फिर वही दिनचर्या में नहीं लिखना है। दिनचर्या में ये रहना चाहिए कि ये न्यूज़ सुननी है मुझे, वो उसको देख लो। पर मान लो हो सकता है उस टाइम पे मिस कर जाओ, कोई दूसरा काम कर रहे हो, तो ऑल इंडिया रेडियो का आपका एप्लीकेशन है, अभी चला दिया। कौन सा रेडियो चला दिया आपने? ये तो देखो गलत बात है, रेडियो की चीज। हाँ, एक्सपेरिमेंट यहीं पे अभी तुरंत। ऑल इंडिया रेडियो डाउनलोड भी कर लिया क्या? अरे सुनाई देते फिर एक गाना, एक नगमा सुनी लेते। ठीक है, इसके बाद जिम्मेदार मीडिया, सुरक्षित समाज, ये सब बातें यहाँ पे हैं। ठीक है, सब आगे चल के देखेंगे। इसके बाद आपदाओं का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ेगा आपदा का। कुछ सोशल इम्पैक्ट पड़ेंगे, कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेंगे, आर्थिक प्रभाव पड़ेंगे, कुछ उसके पर्यावरणीय प्रभाव पड़ेंगे। ठीक है, कुछ अब ये सारे प्रभाव पड़ेंगे। मानव जीवन में क्या प्रभाव है, सामाजिक संरचना, अभी आप देख रहे हैं पारिवारिक विघटन हो रहे हैं। अब ये समय जो चल रहा है जेनजी वाला, ये न्यूक्लियर फैमिली का समय चल रहा है। अब ज्वाइंट फैमिली का जमाना, एक साथ पहले रहती थी 4-4, 5-5 पीढ़ियां, एक मुखिया हुआ करते थे। अब घर का मुखिया बेचारा एक जगह समेटा हुआ रखा हुआ है, कोई नहीं सुनता उसकी। वो बेचारा कुछ भी कहे, कोई सुनने वाला नहीं है। मुखिया की ही नहीं चलती है, मुखिया बहुत सारे हो गए। अब तो जो जेनजी हैं वही सबसे बड़े मुखिया हैं। तो इस कारण से अभी जैसे पारिवारिक विघटन हो गया, बहुत सारे सामाजिक ताना बाना काफ़ी कमज़ोर हुआ, लोग तनावग्रस्त, अवसादग्रस्त, लोग डर में रहते हैं, मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। एजुकेशन पे भी इम्पैक्ट है,
लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है, सामुदायिक सहभागिता का प्रभाव, ये मल्टीपल प्रॉब्लम सोशल इंपैक्ट के तौर पे हम देखते हैं। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ रहा है, लोगों की आय पे, रोजगार पे, राजकोषीय प्रभाव पे, देश सरकार सब पे प्रभाव है। पर्यावरणीय प्रभाव भी आपदाओं का पड़ता है। ये सब लिस्ट है, मैं आगे चल के लिस्ट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फिर हम कुछ केस स्टडी भी देख लेंगे साथ में, वैश्विक स्तर पे कहाँ कहाँ कौन कौन सी आपदाएं आई, भारत में कब कब आपदा आई अचानक, जैसे कि केदारनाथ में आपदा आई थी, जैसे कि 2004 में सुनामी, मुझे 2004 की सुनामी इसलिए याद है, दिसंबर में आई थी ये सुनामी। उसी समय काल पे हम छोटे थे, मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गया था, 6ठी क्लास से मैं हॉस्टल में पढ़ रहे, घर वालों ने भेज दिया, बोले जाओ। उसके बाद से मैं बाहर ही पढ़ा हूँ। तो छोटे थे हम, आपदा आ गई उसी साल। तो हमारे टीचर ने कहा कि भाई आप लोग कोई कंट्रीब्यूशन करेंगे। टीचर ने कहा एक काम कर सकते हो, आप लोग एक टाइम का खाना छोड़ दो, एक टाइम तुम लोग खाना नहीं खाओगे और 4 दिन खाना नहीं खाओगे। एक टाइम की थाली का जो रेट है 60 रुपए है, तो 4 दिन के हिसाब से एक एक बच्चे का जो है हम इतना पैसा कंट्रीब्यूट करा देंगे, भिजवा देंगे। पूरे स्कूल का कैलकुलेशन लगाया गया। तो हमने कहा जय हिंद, देश के नाम 4 दिन का खाना, आपदा के नाम हमने किया। फिर कपड़े वगैरह भी थे उस टाइम पे। तो पहले दिन तो भूख पेट चल गया, हमने ठीक है आज नहीं मिला, शाम का ही खाना इन्होंने ब्रेक किया था। दूसरे दिन लंच में टूट पड़े कैसे भी करके। तीसरे दिन फिर शाम गड़बड़ हो गया। चौथे दिन आते आते हॉस्टल के अंदर किसी के घर से भी यदि कुछ भी आया था वो गायब होता था। पता बस चल जाए उस वाले रूम नंबर पे उसके पास कुछ दिखा है, कुछ महका है, वो कंडीशन वाली कंडीशन आई। तो वो मुझे याद रहता है हमेशा कि जब सुनामी आई थी तब उसमें हमने कुछ कपड़े कंट्रीब्यूट स्कूल के द्वारा करवाए गए थे, और बहुत अच्छा होता है। जब कभी भी देखो आपदा वगैरह सुनाई देती है आपको, कभी कहीं बाढ़ आए, कुछ आए, आप कभी आग लग जाए किसी जगह पे, कुछ भी लग जाए, यदि आपको कभी मौका मिले तो आपको बढ़ चढ़ के उसका हिस्सा बनना चाहिए, ठीक है। आप सभी को पता होगा हमारा एक संस्थान का फाउंडेशन भी है, आज़ाद फाउंडेशन, आप जानते हैं। आप सभी का ये वाला बैच जो है आज़ाद फाउंडेशन के द्वारा ही चलाया जा रहा है, इसलिए इसकी फ़ीस बहुत कम होगी। आज़ाद फाउंडेशन मैं पिछले 10 साल से चला रहा हूँ, और उस फाउंडेशन के तहत कोविड वगैरह में, कोविड के टाइम में मैंने बहुत सक्रियता से काम किया था। लगभग 100 परिवार मैंने गोद लिए थे, और 100 परिवार में लगभग 500 लोग थे। अभी भी उस संस्था के द्वारा बहुत काम किया जाता है। कई सारी झुग्गियाँ, कई सारी बस्तियाँ हमने गोद ले रखी है, वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी झुग्गियों से बच्चे, मतलब मैं कभी आप लोगों से मिलवाऊंगा उन बच्चों को, जो बहुत सारी मतलब ऐसी ऐसी जगहों पे पहुँच गए हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। सामान्य जगह से पढ़ने वाला बच्चा, वो जगह पे हमने संसाधन उपलब्ध कराए। इनफैक्ट सिविल सर्विसेज की हमने कोचिंग करवाई उन बच्चों को, अभी भी चल रहा है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत नहीं भी पढ़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो बीच बीच में मैं आज़ाद फाउंडेशन की सक्रियता रहती है, मैं अपना काम करता रहता हूँ, ज़्यादा नहीं पर जितना समय मिल पाता है। तो कभी आपको मौका मिलता है तो ज़रूर करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, ठीक है। ये अपनी आदत में लाना है, हैबिट में लाना है। 10 रुपये ही सही। जब कभी आप जाते हो ना रोड में, कुछ लोग आपके पास आते हैं, आपसे मांगते हैं, आपको लगता है यार इसे क्यों दूं, देने की आदत डालिए। 1 रुपये ही दीजिए, लेकिन डोनेट करने की आदत डालिए। देना बहुत ज़रूरी है। मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, मस्जिद में जाइए, जहाँ भी जाइए, यदि वहाँ कंट्रीब्यूशन कर सकते हो आप तो अपना कंट्रीब्यूशन करिए। कंट्रीब्यूशन करना एक बहुत अच्छी हैबिट होती है, ठीक है। आपको एक अंश अपना जो है समाज के लिए भी निकालना है, और ये आदत में आएगा। अभी कहोगे अभी तो मैं नहीं करूंगा, जब अधिकारी बन जाऊंगा तब भ्रष्ट बनोगे आप, क्योंकि आदत ही नहीं विकसित कर पाए देने की। अभी 1 रुपये नहीं दे पा रहे हो, तब तो फिर धीरे धीरे आपके दिमाग में वो गंदगी, वो कीड़ा भ्रष्टाचार का वो जम जाएगा ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हम कुछ केस स्टडी देखने वाले हैं। कई सारे केस स्टडी से कई सारे मॉडल निकल के आए। उन मॉडल से मतलब जैसे उड़ीसा में आप देखते हैं चक्रवात आता रहता है, तो चक्रवात को लेकर क्या क्या वहाँ पे मॉडल बनाया गया, एक भी व्यक्ति की क्षति नहीं होने पाती है। उड़ीसा मॉडल को समझेंगे। केदारनाथ आपदा के बाद देश ने क्या क्या सीखा, इन सब चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद वैश्विक उदाहरण कुछ देखेंगे। जापान, आप सभी को पता है जापान कई बार तबाह हो चुका, कई बार सुनामी आती ही रहती है। तो जापान का मॉडल कैसा है, वहाँ पे भूकंप, सुनामी और इन चीज़ों को लेकर के क्या वहाँ पे कैसे घर बनाए जाते हैं, क्या भवन संहिता, ये सब चीज़ों पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है आपदा प्रबंधन खत्म हो जाएगा।
बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई चीज़ें ज़्यादा समय में नहीं, कम समय में कंसाइज रूप में चीज़ें सारी की सारी याद हो जाए। इसको लेकर एक किताब रिकमेंड कर रहा हूँ, ये किताब आप ले लीजिएगा, आपदा एवं आपदा प्रबंधन, महेश कुमार वर्णवाल की ये किताब है। ये किताब आपको संस्थान में भी मिल जाएगी, आप यहाँ से ले सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में जहाँ से भी आप लेना चाहें ये किताब आपको मंगवा लेना है। आपदा प्रबंधन की ठीक ठाक किताब है। ओवरऑल मेरी क्लास में सब कुछ मिलने ही वाला है, ठीक है। क्लास में तो हम हर चीज़ पढ़ेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो आपदा प्रबंधन का विषय वस्तु हमारा शुरू हो चुका है, ठीक है। और आराम से आपको पढ़ना है, तनाव नहीं लेना है। ये विषय जल्द ही कंप्लीट होगा, ज़्यादा लेक्चर नहीं होंगे, 15-16 लेक्चर मैक्सिमम रहेंगे आपके, जहाँ से मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं वो प्रश्न भी बीच बीच में डिस्कस होंगे, जहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी डिस्कस होंगे, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? हाँ, घर जाने की जल्दी है? अरे अब तो छुट्टी मिल जाएगी, अब तो आपदा टली है ना। क्या पूछना है बताओ? बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, अभी तो दूर है, दिल्ली अभी दूर है, 1 ही महीने बच रहा है, ठीक, समझेंगे, उस पर भी बात करेंगे, वो एक अलग ही चीज़ है, ठीक है।